वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी अंग्रेजी विषय की कक्षाओं का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट टॉपिक का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया, जिसमें हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के ऊपर अभी चर्चा नहीं की है, जिसमें हम आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे बनते हैं हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, उन पे चर्चा करने चाहेंगे। अगर आपने आज के वीडियो को पूरा देखा और इन क्वेश्चंस को आप हल कर पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं, तो मान के चलिए कि आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर 4 में से 4 मार्क्स आसानी से इजीली गेन कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि अगर आज की कक्षा आपको अच्छे से समझ में आती है और आप देखते हो कि आप अच्छे से ये एग्जाम्पल कर पा रहे हो, तो गारंटेड आपके अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि आपका टॉपिक अच्छे से हो गया। तो अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और पूरा देखिएगा। कुछ बच्चे बीच में ही वीडियो को छोड़ के चले जाते हैं, ऐसा ना करिए। अपने प्रति डिसिप्लिन में रहिए और अपने प्रति ईमानदार रहिए, क्योंकि आप अपने प्रति ईमानदार रहोगे तभी पढ़ पाओगे। आप अपने प्रति ईमानदार नहीं रहोगे, पूरा वीडियो नहीं देखोगे, बीच में छोड़ के जाते हो, तो इससे आपका ही नुकसान है। क्योंकि ये कक्षाएं आपके लिए लगाई जा रही है, आपके लिए ये कक्षाएं ऑनलाइन उपलब्ध करवाई जा रही है। चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कुछ जो भी हमने नियम देखे थे, उनके आधार पर आशा करता हूँ कि आपने वो नियम पढ़े होंगे और उन्हें मेमोराइज़ किया होगा, साथ ही साथ आपको वे समझ में भी आए होंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। जैसे मैं फर्स्ट एग्जांपल आपके लिए लेके आया हूँ। आई हैव ए कप ऑफ टी, इन्वर्टेड कोमा, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो। कुछ बच्चे बोलेंगे सर इन्वर्टेड कोमा तो बाद में आता है ना। बेटा कैसे भी दिया जा सकता है, ये आगे भी दिया जा सकता है, पीछे भी दिया जा सकता है। तो यहाँ जब आप नोटिस करोगे तो एक इन्वर्टेड कोमा प्रारंभ में दिया है, एक सेंटेंस, फिर माई फादर सेड है, फिर एक इन्वर्टेड कोमा दिया है। तो आपको सबसे पहले ये पता करना है कि रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस कौन सा है और रिपोर्टेड वर्ब सेंटेंस कौन सा है। तो जिसमें कथन कहा जाता है कि कहने वाला व्यक्ति और सुनने वाला व्यक्ति जिस सेंटेंस में होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब सेंटेंस कहलाता है। तो आपने यहाँ देखा कि माई फादर सैड, तो यहाँ पे कोई एक व्यक्ति जो है माई फादर है वो कह रहे हैं, यानी रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ है, तो ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब सेंटेंस हो गया। और ये इन्वर्टेड कोमा का फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या हो गए, रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस हो गया। तो बेटा एक बात ध्यान दीजिएगा कि आई हैव का ए कप ऑफ, आई विल हैव ए, यहाँ पे ये विल है, आई विल हैव ए कप ऑफ टी, आई विल हैव ए कप ऑफ टी बिकॉज आई एम नॉट हंग्री। तो इस पूरे को आप एक साथ जोड़ के लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। इस पूरे वाक्य को साथ में जोड़ा जा सकता है, यानी ये एक ही वाक्य जिसको आगे पीछे करके आपको कंफ्यूज किया जा रहा है। तो हम हमारे नियम पे चलेंगे। सबसे पहले जब इन्वर्टेड कोमा के पास जाते हैं और हम यहाँ देखते हैं कि हमारा वाक्य किससे प्रारंभ हो रहा है, आई से प्रारंभ हो रहा है, यानी कि एक सब्जेक्ट से प्रारंभ हो रहा है। सब्जेक्ट के रूप में यहाँ आई प्रोनाउन आया जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। तो हमें पता है कि ये हमारा असर्टिव या फिर हम कह सकते हैं कथनवाचक या फिर हम कह सकते हैं एक साधारण वाक्य है, पॉजिटिव सकारात्मक वाक्य है। तो अब हमें हमारे 5 जो फिंगर रूल्स है, जो हमने चर्चा की थी कि 5 नियमों पे हम बदलाव करेंगे। फर्स्ट जो हमारा था वो था कि रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन करना। सेकंड जो था वो इन्वर्टेड कोमा को हटा के एक संयोजक शब्द का प्रयोग करना। तीसरा जो रूल था वो हमारा था प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन करना, सर्वनाम से संबंधित। चौथा रूल जो था वो हमारा था टेंस या काल से संबंधित परिवर्तन करना। और फिफ्थ जो था वो हमारा था कि टाइम सूचक शब्द यानी समय सूचक शब्द या दूरी सूचक शब्द यानी ऐसे शब्द जो समय या दूरी का बोध करवाते हैं उनमें परिवर्तन करना। तो सबसे पहले हमें पता है कि जब भी कोई वाक्य साधारण वाक्य दिया हो या असर्टिव वाक्य दिया हो तो उसमें हम क्या करते हैं, सैड, जो सैड है उसको हम किस में परिवर्तित करते हैं, टोल्ड में करते हैं। यदि से दिया हो तो उसे हम किस में करते हैं, टेल में। यदि सेज दिया हो तो टेल्स में। सैड टू दिया हो तो उसे हम करते हैं टोल्ड में। तो चूंकि यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, सिर्फ क्या दिया है, सैड। तो हमारा नियम था कि यदि ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो तो उसको वैसा का वैसा लिखा जाता है। तो हमारा ये ऐसे ही रहेगा, क्या रहेगा, माई फादर सैड, क्या रहेगा, माई फादर सैड, यानी आपका ये परिवर्तन हो गया। अब नीचे आप यहाँ ऑप्शन में देख सकते हो कि माई फादर सैड, माई फादर सैड, माई फादर सैड, माई फादर सैड, यानी ABCD 4 जो आपको ऑप्शन दिए हैं ABCD, उसके अंदर जो ये बहुविकल्पनात्मक मैंने आपको बना के दिया है, इसमें आप ABCD देख पा रहे हैं। तो इसमें आपको 4 विकल्प दिए हैं, तो आप आसानी से देख सकते हो कि इनके अंदर सबके अंदर माई फादर सैड है, यानी यहाँ तक आपका वाक्य सही है। उसके बाद आपका आता है कि इन्वर्टेड कोमा को हटा के क्या लिखा जाता है। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जब इन्वर्टेड कोमा को हटाते हैं तो साधारण वाक्य में क्या लिखा जाता है, दैट लिखा जाता है। अब आप देखेंगे कि इस वाक्य में भी दैट है, इस वाक्य में भी दैट है। फिर आपका तीसरा परिवर्तन आता है
प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन। तो यहाँ पे आई दिया है, आई कौन सा पर्सन प्रोनाउन है बेटा? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। कौन सा है? आई और वी कौन से होते हैं? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। पिछले वीडियो में हमने विस्तार से चर्चा की है कि कौन से फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं, कौन से सेकंड पर्सन प्रोनाउन होते हैं, कौन से थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं। तो आई होता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। आई जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है वह बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ जो सब्जेक्ट है वो कौन है? माई फादर, मेरे पिताजी। तो आपके पिताजी बॉय है, गर्ल है, क्या है? तो ऑब्वियस है कि वो बॉय है, इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं है। यानी माई पिताजी जो है वो एक बॉयज़ की कैटेगरी में आते हैं, तो उनके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? ही का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? ही का प्रयोग करेंगे। यानी उनके लिए जो प्रोनाउन आता है वह क्या आता है? ही आता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि आप आई को किस में चेंज कर दोगे? ही में। यहाँ पे भी देखो ही में, यहाँ पे भी ही में, दोनों यहाँ तक सही चल रहे हैं। फिर आप देखिएगा कि यहाँ ये विल दिया है, तो आपको पता है कि जब भी फ्यूचर टेंस दिया होता है, फ्यूचर यानी विल, सेल, ये सब दिए होते हैं, तो विल को हम वुड में, सेल को शुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में चेंज करते हैं। तो विल को हम किस में चेंज कर देंगे? वुड में। यहाँ पे ये विल का विल है, तो ये हमारा क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अगर यहाँ पे सेड की जगह से दिया होता तो हम चेंज नहीं करते, चूँकि सेड दिया इसलिए हमें क्या करना होता है? परिवर्तन करना हो रहा है। अब अगला देखिएगा, इसके बाद आता है ए कप ऑफ टी। तो हमने ये लिख दिया ही वुड हैव कौन सा टेंस हुआ? तो आपको पता होना चाहिए कि अब वुड हैव आ गया तो ये कोई क्या बोलते हैं कि अपने कोई एज ए हेल्पिंग वर्ब नहीं आया है, क्योंकि विल हमारा हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ चुका है ऑलरेडी। तो विल के बाद जो हैव आया है वो हैव यानी एक तरह से हैव ए कप ऑफ टी, यानी एक चाय का कप पीना या लेना, जो भी हम कह सकते हैं। तो क्योंकि ये जो हैव है, ग्रहण करना या लेना हम कह सकते हैं, चाय का कप लेना, तो ये जो है वही यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं आके किसके रूप में आया है? मेन वर्ब के रूप में आया है, मुख्य क्रिया इन सेकेंडरी ऑक्सिलरी के रूप में आया है। इसलिए हैव में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आप यहाँ देख सकते हो कि हैव में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। कुछ बच्चे हैव का हेड कर देंगे तो उनका वाक्य क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि ये विल की वजह से गलत हो गया, और यहाँ पे हैव का हेड कर देते तो वाक्य क्या हो जाता है? गलत। तो यहाँ देखिए ही वुड हैव, तो यहाँ तक हमारा वाक्य सही है, ए कप ऑफ टी। अब आगे देखिएगा, बिकॉज का बिकॉज रहेगा। फिर हम चर्चा करते हैं कि आई एम नॉट हंग्री। फिर आई आया, आई किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार, यानी माई फादर के कारण आई के स्थान पे क्या आ जाएगा? ही आ जाएगा। क्योंकि अगर हम विस्तार से चर्चा करें तो आई माई मी होता है, आई माई मी होता है। तो आई का जो सब्जेक्टिव केस है, तो ही का भी सब्जेक्टिव केस यानी कर्ता के रूप में क्या आएगा? ही आएगा। तो यहाँ पे हमने ही कर दिया। तो अब आप यहाँ देखिएगा कि यहाँ पे क्या आ गया? ही। अब देखो वहाँ पे इज़ नॉट हंग्री है, तो यहाँ पे भी हैड है चूंकि, तो इसको हम क्रॉस कर देंगे। हमारा कौन सा वाक्य सही है? ये इज़ नॉट है। इज़ नॉट है यानी कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस किस में जाएगा? पास्ट कंटिन्यूस में जाएगा। पास्ट कंटिन्यूस के लिए वॉज नॉट आएगा। क्या आएगा? वॉज नॉट। तो इज़ नॉट किस में चेंज हो जाएगा? वॉज नॉट। तो यहाँ आपने 4 प्रकार के परिवर्तन किए। पहला परिवर्तन आपने क्या किया? सैड को परिवर्तित करते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे सिर्फ सैड दिया है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो साधारण वाक्यों में यदि ऑब्जेक्ट नहीं दिया था तो सैड का सैड ही रखते हैं। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा का आपने दैट किया। उसके बाद आई को आपने प्रोनाउन यानी माई फादर के अनुसार ही में कन्वर्ट किया। फिर वेल जो फ्यूचर सिंपल टेंस आया है उसको आपने किस में परिवर्तित किया? वुड के अंदर परिवर्तित किया है, वर्ब के रूप में है तो वैसा का वैसा रहा। फिर हम बात करते हैं एक कप ऑफ टी, वैसा का वैसा। फिर बिकॉज लिख के आई, फिर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को हमने माई फादर के अनुसार बदला। फिर एम जो हमारा है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो उसे हमने पास्ट कंटिन्यूस वॉज वर्ब में बदला, और ये सब हमने परिवर्तन करके इस वाक्य को किया। अगला देखिएगा, पेमेला सेड मैन इज़ मॉर्टल। यहाँ पे कोई एक व्यक्ति है जो कह रहा है कि मैन इज़ मॉर्टल। तो आप देखो परिवर्तन करने जाओगे, आप सोचोगे कि साधारण वाक्य है, मेन से सब्जेक्ट से प्रारंभ हो रहा है, फिर हेल्पिंग वर्ब आ रही है, कोई क्वेश्चन मार्क ऐसा भी कोई भी मार्क नहीं है, यानी सर हमारा ये एक साधारण सिंपल टाइप का सेंटेंस हो गया। और सर यहाँ पे चूंकि सिंपल में ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो हम सैड का सैड रखेंगे, तो आप कर दोगे पेमेला सैड। फिर आप दैट का दैट करोगे, फिर आप में से मैन का मैन रखोगे। फिर आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे इज़ दिया है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस हुआ, इसको हम पास्ट कंटिन्यूस यानी वाज में बदल देंगे। तो हमारा कौन सा हो जाएगा सही? सेकंड। नहीं, ये आपका क्या होगा? गलत होगा। क्यों गलत होगा? तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि मैंने आपको एक नियम लिखाया था कि ऐसे वाक्य जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, सार्वभौमिक सत्य हो, या ऐसे वाक्य जो साइंटिफिक फैक्ट हो यानी वैज्ञानिक तथ्य पर आधारित हो, या ऐसे वाक्य जो हैबिचुअल एक्शन हो, आदतन क्रियाएं हो, उन वाक्यों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, उन्हें वैसा का वैसा लिखा जाता है। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। मैन इज मॉर्टल, मॉर्टल यानी नश्वर होना, नश्वर होना नहीं कभी ना कभी समाप्त होएगा। तो मानव अमर नहीं है, मनुष्य को कभी ना कभी समाप्त होना ही है। वो इमॉर्टल यानी कि अनश्वर नहीं है, यानी कभी वो ऐसा नहीं है कि वह अमर है कि कभी उसकी बॉडी ऐसी कैसी रहेगी, वह ऐसा कैसा रहेगा, कभी समाप्त नहीं होने वाला। तो हम कह सकते हैं कि मानव एक
नश्वर प्राणी ये शाश्वत सत्य है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी कि इस वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये मैन इज मॉर्टल, सैड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो सैड का सैड रहेगा, इन्वर्टेड कोमा को हटा के क्या करेंगे दैट। तो इस वाक्य को देखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट टाइप वाक्य है और आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं ये जरूर पूछा जाता है। तो यहाँ देखिए एक्सप्लेनेशन में भी मैंने लिख दिया है कि फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य के लिए, ऐसे सत्य जो संपूर्णतः सत्य होते हैं, द टेंस ऑफ इनडायरेक्ट नरेशन विल बी द सेम एज द डायरेक्ट नरेशन। तो डायरेक्ट स्पीच के अंदर जैसा काल होता है वैसा का वैसा काल किस में लिखा जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच में। अगला और भी इंपॉर्टेंट वाक्य देखिएगा, तीसरा प्रकार। मैं आपसे फिर से कहूँगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज हम सिर्फ इंपॉर्टेंट सेंटेंस के ऊपर चर्चा करेंगे, जो न केवल हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये हमें अच्छे मार्क्स भी दिलाएंगे और साथ ही साथ हमारा ये टॉपिक अच्छे से हमें कवर करवाएंगे। ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा। अब देखिए ये आप इन्वर्टेड कोमा के पास जाके देखते हो तो HOW हाउ से वाक्य प्रारंभ हो रहा है, किससे प्रारंभ हो रहा है, हाउ से, यानी WH वर्ड से प्रारंभ हो रहा है। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया, यानी आपने अपने सेंटेंस का पता किया। सबसे पहला यही आपको देखना होता है कि आपका सेंटेंस किस प्रकार का है, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस किस प्रकार का है। तो आपने देखा तो आपको पता चला कि ये एक इंटेरोगेटिव टाइप, क्वेश्चनेटिव टाइप है, प्रश्नवाचक वाक्य है और WH वर्ड यानी हाउ से प्रारंभ हो रहा है। तो आपको सबसे पहले परिवर्तन करना होता है सैड टू का। तो आपने नियम पढ़े कि जब WH वर्ड से वाक्य प्रारंभ हो तो सैड टू को आस्क्ड में बदला जाता है। तो यहाँ आपने देखा ही आस्क्ड, ही आस्क्ड, ही आस्क्ड, ही आस्क्ड, चारों ऑप्शन में ही आस्क्ड है। मी का क्या रहता है, मी। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, कुछ बच्चे आस्क्ड टू मी लिख देते हैं, नहीं बेटा, सैड टू को आस्क्ड में बदलते हैं, न कि सैड को आस्क्ड में बदलते हैं। फिर हम जब इस प्रकार का यानी WH वर्ड से कोई वाक्य प्रारंभ होता है तो इन्वर्टेड कोमा को हटा करके उसी WH वर्ड का प्रयोग करते हैं, यानी हाउ लॉन्ग का ही प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पे WH वर्ड हाउ लॉन्ग है, कितना लंबा, हाउ फार कितनी दूर, हाउ मच कितनी मात्रा में, हाउ मैनी कितनी संख्या में, ये सब ऐसे प्रश्न पूछने वाले शब्द होते हैं कि हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हेयर, कि तुम कितने लंबे समय तक यहाँ रुकोगे। तो यहाँ पे हाउ लॉन्ग अपने आप में WH वर्ड है, उसको वैसा का वैसा लिख दिया। तो आप देख सकते हो चारों ऑप्शन में ऐसा कैसा है, अभी तक हमारे चारों ऑप्शन सही चल रहे हैं। उसके बाद दिए गए वाक्य को हम साधारण वाक्य में परिवर्तित करते हैं, यानी सब्जेक्ट से लिखते हैं। तो विल और यू में से सब्जेक्ट कौन हुआ, यू। कैसा प्रोनाउन है बेटा, सेकंड पर्सन। कैसा है, सेकंड पर्सन। जब सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो वह किसके अनुसार बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में कौन है, मी। मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई माई मी। मी तो ऑब्जेक्टिव केस हो गया और उसका सब्जेक्टिव केस क्या हो गया, आई। तो ये यू के स्थान पे क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे भी आई, यहाँ पे भी आई, यहाँ पे भी आई। अभी तक हमारे सारे वाक्य सही चल रहे हैं। फिर आया विल। चूंकि यहाँ पे सेड टू है तो इसके टेंस में परिवर्तन होगा। विल का हम क्या करते हैं, वुड करते हैं। तो यहाँ पे भी वुड है, यहाँ पे भी वुड है और यहाँ पे भी वुड है और यहाँ पे भी वुड है, यानी अभी तक हमारा ये वाक्य ऐसा कैसा चल रहा है। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पे हेयर दिया है, तो आपको ये पता होता है कि हम दूरी या समय सूचक शब्दों का परिवर्तन करते हैं। हेयर यानी यहाँ पे, तो यहाँ का हमने एक टेबल में पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि हेयर का क्या करते हैं, देयर करते हैं। तो जब आप ध्यान से देखोगे तो आपके फोर्थ वाक्य में क्या किया हुआ है, देयर। तो आपका कौन सा वाक्य सही हो गया, फोर्थ वाक्य। यानी आपने कौन कौन से परिवर्तन किए, वापिस देखिएगा एक बार, पुनः इस सेंटेंस के ऊपर चर्चा कीजिएगा कि ये WH वर्ड से प्रारंभ हो रहा है। तो आपका एक क्वेश्चनेटिव टाइप का हुआ। 5 परिवर्तन में सबसे पहले परिवर्तन आप सेड टू का करोगे, फिर आप इन्वर्टेड कोमा का करोगे, फिर आप हाउ लॉन्ग को वैसा का वैसा लिखोगे, फिर आप प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन करोगे और फिर आप टेंस संबंधित परिवर्तन, आपने विल का वुड किया और फिर आप क्या करोगे, हेयर यानी टाइम सूचक या फिर दूरी सूचक शब्दों का परिवर्तन किया और लास्ट में आप प्रश्नवाचक चिन्ह को हटाकर किसका प्रयोग करेंगे, फुल स्टॉप का। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। यहाँ आप देख सकते हो रूल क्या कह रहा है कि फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी ऐसे प्रश्नवाचक वाक्यों के लिए आस्क्ड विल रिप्लेस द रिपोर्टिंग वर्ब सेड, यानी कि जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड है वो किससे रिप्लेस कर दी जाती है, आस्क्ड से। इफ देयर इज ए क्वेश्चंस वर्ड इट विल बी यूज्ड इन द इनडायरेक्ट नरेशन, यानी वहाँ पे जो आपको WH वर्ड यूज हो रहा है वही आपके इन्वर्टेड कोमा हटा के इनडायरेक्ट नरेशन में यूज होता है। हेयर इज रिप्लेस्ड, इस देखो उसे असर्टिव सेंटेंस में, परंतु यानी उसे साधारण वाक्य में बदल दिया जाता है और जो हेयर है उसे हम रिप्लेस करते हैं, उसे बदलते हैं। तो हमने किस में बदला, देयर में। आगे देखिएगा आपका फोर्थ प्रकार। तो फोर्थ प्रकार आपका कहता है कि द मैन सेड टू द ऑफिसर प्लीज हेल्प मी। द मैन सेड टू द ऑफिसर प्लीज हेल्प मी। आप इन्वर्टेड कोमा के पास जाके सबसे पहला कार्य आपका यही होता है कि इन्वर्टेड कोमा के पास, यानी इन्वर्टेड कोमा के पास, यानी आपका वाक्य किससे प्रारंभ हो रहा है और किस प्रकार का वाक्य आपका, ये आपको पता करना होता है। आपने देखा कि आपका वाक्य प्लीज से प्रारंभ हो रहा है, तो प्लीज एक तरह से आपके लिए कृपया एक शब्द हो गया, प्लीज एक तरह से आपके लिए नया वर्ब है, आप इसको हटा सकते हो। आप यहाँ देखोगे कि हेल्प मी, हेल्प मी यानी हेल्प करना यानी सहायता करना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और आगे प्लीज़ या काइंडली
दिया हो, ये मैं बताऊंगा क्यों दिया होता है। हेल्प मी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होने वाला वाक्य है, यानी ये एक हमारा इम्पेरेटिव टाइप का वाक्य है। इम्पेरेटिव टाइप के वाक्य के भी हमने नियम पढ़े हैं। इसमें हम देख रहे हैं प्लीज़, प्लीज़ करना है, यानी आपको क्या की जा रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है, यानी वह व्यक्ति उस ऑफिसर से क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो सेड टू को हम किस में बदल देंगे बेटा, रिक्वेस्टेड में। किस में चेंज करेंगे, रिक्वेस्टेड में। जब भी रिक्वेस्ट की जाती है तो उसे किस में बदलेंगे, रिक्वेस्टेड में। तो सेड टू चेंज हो गया रिक्वेस्टेड में, तो आपका हो जाएगा द मैन रिक्वेस्टेड द ऑफिसर। फिर प्लीज़ हेल्प मी, तो यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट शब्द यूज़ कर लिया है, तो हम प्लीज़ को क्या कर देंगे, हटा देंगे। इन्वर्टेड कोमा को हटा के किसका प्रयोग करेंगे, टू का। बाकी वाक्य को वैसा लिखने का प्रयास करेंगे। देखिएगा एग्जाम्पल के अंदर द मैन, अभी एग्जाम्पल में आप देखिए ये तो टोल्ड हो गया, गलत हो गया, ये सेड टू गलत हो गया, ये दोनों हम फिर भी सही है। द मैन रिक्वेस्टेड द ऑफिसर, द मैन रिक्वेस्टेड, ये दी ऑफिसर इसमें आया तो इसमें ऑफिसर नहीं आया तो इसको हमने कट कर दिया। यहाँ देखिए द मैन रिक्वेस्टेड दी ऑफिसर टू हेल्प, तो इन्वर्टेड कोमा को हटा के आपने किसका प्रयोग किया, टू। हेल्प क्रिया वो की वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, सेकंड में चेंज मत कीजिएगा। इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, उसे सेकंड फॉर्म में बदला नहीं जाता है। अब यहाँ पे आपके मी दिया हुआ था, तो मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हुआ। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। सब्जेक्ट द मैन है, मैन व्यक्ति एक लड़का होता है एक तरह से, तो उसका ऑब्जेक्टिव केस यानी ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। तो आपका कौन सा सही हो गया, बी। तो ये आपके इंपेरेटिव टाइप हमने वाक्य देखा। फिफ्थ देखिएगा, सी आस्क मी आर यू हैप्पी इन योर जॉब। यहाँ पे आपने देखा, यहाँ से आपका वाक्य प्रारंभ हो रहा है बेटा। ये आपको कह रहा है कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ए बी सी डी में से कोई एक चूज कीजिए, चारों ऑप्शन में से। सी आस्क मी आर यू हैप्पी इन योर न्यू जॉब, तो यहाँ पे आपने देखा कि हेल्पिंग वर्ब से वाक्य प्रारंभ हो रहा है। किससे प्रारंभ हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से, और अंत में क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह। यानी ये आपका क्वेश्चनेटिव टाइप का तो है, परंतु यस या नो में इसका आंसर आता है। तो इसके लिए हमने नियम पढ़े हैं कि सेड टू को आस्क्ड में बदला जाता है। तो सी आस्क्ड ऑलरेडी दिया हुआ है तो हम वही लिख देंगे, सी आस्क्ड मी। इन्वर्टेड कोमा हटा के इफ़ या वेदर लिखा जाता है, तो हमने यहाँ देखा इफ़ का प्रयोग हुआ, यहाँ देखा इफ़ का हुआ है, यहाँ वेदर का हुआ है, यहाँ इफ़ का हुआ है, यानी किसी का भी प्रयोग आप कर सकते हो। यहाँ तक आपके चारों ऑप्शन सही है, यानी आप इफ़ भी लगा सकते हो और वेदर भी लगा सकते हो। वेदर की स्पेलिंग आप देख सकते हो, मौसम वाली स्पेलिंग मत लगा देना। फिर इसको हम साधारण वाक्य में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में यू आएगा। यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट कौन है, मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई। आई माई मी में हमारा सब्जेक्टिव केस आई, तो ये आई आ गया। यहाँ पे भी आई आया, यहाँ पे भी आई, यहाँ पे आई, सब सही है एक तरह से, अभी तक सभी सही चल रहे हैं। उसके बाद हमने देखा कि आर टेंस कौन सा होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या कॉन्टिन्यूअस बोल सकते हो। उसको हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलते हैं, यानी इज आर एम को हम वॉज वर्ब में बदलते हैं। इज आर एम को हम किस में बदलते हैं, वॉज वर्ब में। तो यहाँ आई के साथ क्या आएगा, वर या वॉज का यूज़ कर सकते हो। तो आपने यहाँ देखा कि यहाँ पे एम का है, यहाँ पे हैव बिन का है, यहाँ पे हैड बिन का है, यहाँ पे वॉज है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, फर्स्ट। तो आप पूरा देखिएगा, आप यहाँ वॉज का यूज़ करोगे तो आई वॉज हैप्पी इन योर सेकंड पर्सन प्रोनाउन आ गया। फिर चेंज होएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी। योर देखिए यू, और फिर आता है योर। यू के बाद क्या था, योर, यानी ये पॉजेसिव केस है। तो आई का भी पॉजेसिव केस क्या होता है, माई। तो योर के स्थान पे हम किसका प्रयोग करेंगे, माई न्यू जॉब, और प्रश्नवाचक चिन्ह को हटा देंगे। समझ में आया, देखिएगा अगला प्रकार देखिएगा, हमारा अगला सेंटेंस देखिएगा। ही रिमार्क 2 and 2 + मेक्स 4, यानी उसने टिप्पणी की, उसने कहा कि 2 and 2 मेक्स 4। इसको ध्यान से देखिएगा। अब आपके यहाँ सेड की जगह रिमार्क्ड आ गया, तो आप रिमार्क का ही यूज़ करोगे, या सजेस्टेड भी लिख सकते हो, वो कोई मायने नहीं रखता। तो आप यहाँ पे रिमार्क का ही यूज़ करोगे। क्लियर है। तो आपने लिखा कि ही रिमार्क्ड, फिर इन्वर्टेड कोमा हटा के आपने किसका यूज़ किया, दैट का। तो आपने देखा कि यहाँ पे रिमार्क्ड है, यहाँ पे भी दैट आया, यहाँ पे भी दैट आया, यहाँ पे भी दैट आया, यहाँ सजेस्टेड आया, तो आपने कट कर दिया। फिर आया 2 and 2 मेक्स 4। तो आप देखोगे यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सर, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई, तो सर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट सिंपल हुआ, उसको हम पास्ट सिंपल यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदलेंगे तो MAD मैड हो जाता है। तो सर हमने यहाँ पे देखा कि ये मैड है, तो ये हमारा सही हो गया। नहीं, ये आपका क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि आपको ये ध्यान देना है 2 and 2 मेक्स 4, यानी 2 + 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं। ये आपका क्या है, ये एक तथ्य है, ये एक फैक्चुअल है। फैक्चुअल यानी ये तथ्य है, आप 2 + 2 3 नहीं कर सकते। 2 + 2 कितने होते हैं, 4 ही होते हैं, यानी आपका ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, एक फैक्ट है। तो आपका ये वाक्य ऐसा का ऐसा रहेगा। यानी यहाँ देखिएगा, रिमार्क दैट 2 and 2, ये गलत हो गया आपके। रिमार्क्ड दैट 2 and 2 मेक्स 4, रिमार्क दैट 2 and 2 मेक्स 4।
समझ में आया। अगर आप उस वाक्य को जल्दबाजी में करोगे और उसे समझने का प्रयास नहीं करोगे तो गारंटेड आपका वाक्य गलत होगा। आपको सबसे पहले इन्वर्टेड कोमा के पास जाके अपने उस वाक्य के प्रकार की पहचान करनी है कि वह वाक्य साधारण है, प्रश्नवाचक है, इम्पेरेटिव है, ऑप्टेटिव है, किस प्रकार का है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने उन 5 नियम पे जाना है और उन 5 नियमों का परिवर्तन करना है, जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन करते हो, टेंस का परिवर्तन करते हो, इन्वर्टेड कोमा का परिवर्तन करते हो, प्रोनाउन का करते हो और समय सूचक शब्दों का या दूरी सूचक शब्दों का करते हो। अगला देखिएगा, डोंट वेस्ट टाइम, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, इनडायरेक्ट फ्रॉम, इसको आपको इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखना, ठीक है। डू नॉट वेस्ट द टीचर सेड, अपने आप ने यहाँ देखा कि वेस्ट द टाइम यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ हो रहा है, इंपेरेटिव हुआ। और डू नॉट यानी आपको क्या किया जा रहा है, मना किया जा रहा है। आपने 2 तरीके देखे कि या तो एडवाइस दी जा रही है या फिर इसको मना करने के लिए हम फॉरवर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ देखो इसने फॉरवर्ड यूज़ किया है, द टीचर फॉरवर्ड द स्टूडेंट, यानी टीचर ने उसको क्या कर दिया, मना कर दिया। फॉरवर्ड द स्टूडेंट यानी टीचर ने स्टूडेंट को, ये आगे पीछे कहीं भी लिखा हो सकता है, ये जगह रिपोर्टेड स्पीच इधर लिख दिया, रिपोर्टेड वर्ब इधर लिख दिया, वो कोई बड़ी बात नहीं है। द टीचर फॉरवर्ड द स्टूडेंट, यहाँ तक सही है। फिर हम क्या करते हैं, जब भी फॉरवर्ड लिखते हैं तो डू नॉट को हटा देते हैं। ये हमने नियम में चर्चा की थी, पिछला वीडियो देख सकते हो आप 30 मिनट्स में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन 30 मिनट्स प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, जाके देखिएगा। डू नॉट वेस्ट टाइम, डू नॉट वेस्ट टाइम। और उससे भी अच्छे से समझना है तो सारी वीडियो की सीरीज़ देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा। 4-4, 5-5 मिनट देख के बीच में छोड़ के जाओगे तो बेटा समझ में नहीं आने वाला और फिर बहुत कम टाइम मिलेगा। 10th के अंदर अच्छे मार्क्स बनाने हैं तो इस टॉपिक को अच्छे से कीजिए। डू नॉट वेस्ट टाइम, डू नॉट वेस्ट टाइम। तो यहाँ पे आपको डू नॉट को, जब भी आप फॉरवर्ड का प्रयोग करते हो, फॉरवर्ड करने यानी किसी कार्य के लिए आपको मना करना, मना करना मतलब उस कार्य को नहीं करने के लिए बोलना, तो फिर हमें नोट का कोई भी काम नहीं रहता उस वाक्य में, इसलिए डू नॉट को हटा देते हैं। क्योंकि यहाँ पे नोट को नहीं हटाया तो ये वाक्य क्या हो गया, गलत हो गया। अगर यहाँ पे नोट को हटा दिया जाता और सिर्फ इतना, अगर यहाँ वाक्य में नोट को हटा दिया जाता और इतना ही लिखा होता टू वेस्ट टाइम, तो हमारा ये वाक्य क्या हो जाता, सही। लेकिन चूंकि नोट नहीं हटाया तो ये वाक्य क्या हो गया, गलत। अगला देखिए, द टीचर एडवाइज, तो सलाह भी तो दे सकता है कि भाई समय वेस्ट ना करो। मैं भी तुम्हें कह रहा हूँ कि ये जो टाइम है तुम्हारा, घर बैठ करके अच्छे से अध्ययन कर सकते हो, डिसिप्लिन के अंदर अध्ययन कर सकते हो, अपनी कक्षाओं को जितनी मर्जी बार देखना है ऑनलाइन देख सकते हो, फ्री टाइम में देख सकते हो, रात में देख सकते हो, दिन में देख सकते हो, कभी भी देख सकते हो। तो इस टाइम को वेस्ट मत कीजिए, इसका यूज़ कीजिए और वीडियोज़ देखिए और नोट्स बनाइए। आप में से अधिकतर बच्चे पूरे वीडियोस को नहीं देख रहे हैं और वो बीच में छोड़ के जा रहे हैं, तो बेटा ये आपके लिए घाटे की बात है। इसको वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए और नोट्स बनाइए। डोंट वेस्ट द टाइम, कि समय को वेस्ट ना कीजिए। तो आपका यहाँ पे आ गया कि द टीचर फॉरवर्ड दी, ठीक है। अब देखिए हम इसे एडवाइस के रूप में बनाते हैं, द टीचर एडवाइस द स्टूडेंट। तो इस कंडीशन में जब हम एडवाइस का यूज़ करते हैं, फॉरवर्ड का यूज़ नहीं करके किसका करते हैं, एडवाइस का, तो हम टू इन्वर्टेड कोमा को हटा करके नोट टू का प्रयोग करते हैं। जब डू नोट दिया हो, किसका प्रयोग करते हैं, नोट टू का, और डू को हटा देते हैं। ये हमारा नियम है। फिर बचे हुए वाक्य को हमने लिख दिया वेस्ट दी टाइम। यानी इसके 2 तरह के वाक्य हो सकते हैं। 2 तरह के क्या हो सकते हैं, एक ये पहला वाक्य देखिए, नोट को हटा के, ये भी सही है और ये भी सही है। चूंकि यह नोट आ गया इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। अगला देखिएगा, अगला देखिएगा आप सेंटेंस। हम इसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ के अंदर हम बड़े बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, उन पे चर्चा कर रहे हैं। इससे हमारा रिवीजन भी हो रहा है, साथ ही साथ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख रहे हैं। जॉन सेड टू हिज मदर, जॉन ने अपनी माता को कहा, आई शैल गो टू बेड नाउ, आई शैल गो टू बेड नाउ। आपने इन्वर्टेड कोमा के पास आके देखा तो ये एक साधारण वाक्य आपको दिखाई दिया, आई शैल गो टू बेड नाउ। तो आई से प्रारंभ हो रहा है, तो आपने जॉन सेड टू को टोल्ड में परिवर्तित किया, तो जॉन टोल्ड हिज मदर, इन्वर्टेड कोमा को हटा के दैट का प्रयोग किया। तो आप यहाँ देखिए, जॉन टोल्ड हिज मदर दैट, जॉन टोल्ड हिज मदर दैट, जॉन टोल्ड हिज मदर दैट, यानी चारों ऑप्शन सही है अभी तक। फिर हम इन्वर्टेड कोमा को हटा के दैट का प्रयोग करते हैं। आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हुआ तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट जॉन है, जॉन एक लड़का है तो उसका सब्जेक्टिव केस क्या आता है, ही आता है। सेल को हम शुड में परिवर्तित करेंगे क्योंकि फ्यूचर टेंस को हम शुड में चेंज करते हैं, तो ये शुड हो गया। गो टू द बेड, बेड, अब देखो यहाँ तक ये सही था, ही शुड गो टू द बेड, लेकिन नाउ का नाउ रख दिया इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखिए कि जॉन टोल्ड हिज मदर दैट ही विल, यहाँ पे इसने विल को चेंज नहीं किया तो ये वाक्य गलत हो गया। अगला देखिए, जॉन टोल्ड हिज मदर दैट ही वुड गो टू द बेड देन, तो ये क्या हो गया आपका, सही हो गया। यहाँ पे भी इसने विल को चेंज नहीं किया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन में लिख दिया है व्याख्या में, सेल और विल इज रिप्लेस्ड बाय वुड एंड नाउ बाय देन। जो नाउ है उसको हम देन से रिप्लेस करते हैं और सेल और विल को हम किससे रिप्लेस करते हैं, वुड से रिप्लेस करते हैं। तो आगे देखिएगा, अगला आपका वाक्य जो है, ही सेड टू मी लेट्स गो होम। चलो हमने लेट्स वाले वाक्य नहीं देखे, जब अगली वीडियो में हम लेट्स वाले वाक्य देखेंगे तब मैं इसकी एक अलग से क्वेश्चन सीरीज ले आऊँगा। आज हम इसको छोड़ देते हैं क्योंकि मैं समझाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको अभी तक लेट्स की वाले वाक्य कैसे होते हैं उस पर हमने नियमों पे हमने चर्चा नहीं की। अगला देखिएगा,
आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस टाइप, ही सेड टू मी मे यू बी हैप्पी, ये मे से प्रारंभ हो रहा है, यानी आपका ऑप्टेटिव प्रकार हुआ। ऑप्टेटिव में क्या करते हैं, सेड टू को ब्लेस्ड में चेंज करते हैं, विश्ड में चेंज करते हैं, क्रस्ट में चेंज करते हैं, वाक्य के सेंस पे निर्भर करता है। मे यू टू बी हैप्पी कि तुम खुश रहो, ऐसा कुछ कहा जा रहा है तो आपको पता है आपके लिए शुभकामनाएं दी जा रही है, विश किया जा रहा है, तो आप क्या करोगे, सेड टू को विश्ड में चेंज करोगे। तो ये टोल्ड गलत हो गया, रिपोर्टेड गलत हो गया, सेड गलत हो गया, किस में चेंज किया आपने, विश्ड में। तो ही विश्ड मी, ये मी का आप यूज़ कर सकते हो करना चाहो तो, नहीं करना चाहो तो कोई बात नहीं है। इन्वर्टेड कोमा को हटा के क्या लिखोगे, दैट, इन्वर्टेड कोमा को हटा के क्या लिखोगे, दैट। फिर पहले सब्जेक्ट लिखेंगे तो यू को सेकंड पर्सन को हम आई के मी के अनुसार बदलेंगे तो सब्जेक्टिव केस आई आ गया। मे का हम माइट करेंगे, बी का बी है ही हैप्पी, तो हमारा कौन सा सही हो गया, फोर्थ। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे हमने ये एग्जाम्पल देखा है, तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही काफ़ी। चलो कोई बात नहीं, एक दो और देख लीजिए। पुट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, यू हैड बेटर नॉट लीव योर रूम अनलॉक्ड सेड माय फ्रेंड। तो सेड माय फ्रेंड, तो यहाँ पे देखिएगा कि ये आपके फ्रेंड ने कहा है, तो ये पहला तो पूरा ऐसा ही गलत हो गया हमारा। माय फ्रेंड सैड, सैड आया है तो आप इसका सैड का सैड ही रखोगे, तो यहाँ पे आप माय फ्रेंड सैड कर सकते हो, एडवाइज्ड कर सकते हो, किसको कहा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है, तो आप सैड का सैड कर सकते हो। चूँकि यहाँ ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ पे वान या एडवाइज कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे सैड का सैड भी लिख सकते हो। तो माई फ्रेंड सैड या माई फ्रेंड एडवाइज्ड यू, सिंपल से शुरू हो रहा है तो आप दैट का प्रयोग करोगे, दैट। फिर आप क्या लिखोगे, एडवाइज्ड मी, ये वाक्य आप ध्यान से देखिएगा। माई फ्रेंड एडवाइज्ड मी या माई फ्रेंड सेड दैट यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है, माई फ्रेंड, मेरे मित्र ने किससे कहा, मुझे कहा तो मैं मी हो गया, तो यहाँ पे आई आ जाएगा। माई फ्रेंड सेड दैट आई हैड का हम किस में चेंज करेंगे, हैड आता है, हैड का किसी में परिवर्तन नहीं होता, पास्ट परफेक्ट में नो बदलाव होता है। हैड बेटर नॉट लीव माई, योर की जगह क्या कर देंगे, माई रूम अनलॉक्ड, यानी कि हैड लॉक्ड लिख सकते हो। यहाँ पे जो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो वो किस में जाती है, आपको पता है, हैड बीन लॉक्ड, सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में जाती है। तो आप देख सकते हो माई फ्रेंड सेड दैट आई हैड बेटर नॉट लीव माई रूम अनलॉक्ड, माई रूम अनलॉक्ड, इतना आप लिख सकते हो। हैडबिन वाला केस होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं दिया है, सब्जेक्ट नहीं दिया है तो हम उस वर्ब में परिवर्तन नहीं करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हो कि माई फ्रेंड सेड दैट आई हैड बेटर नॉट लीव माई रूम अनलॉक्ड, तो आप यहाँ देख सकते हो यू सेकंड पर्सन के अनुसार बदला है, योर सेकंड पर्सन के अनुसार पॉजिटिव आया है, हेड में परिवर्तन नहीं किया क्योंकि पास्ट परफेक्ट के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता। अगला देखिएगा, माई मैन सेड नो आई रिफ्यूज़ टू कन्फर गिल्ट। तो मेरे हिसाब से आज के लिए आपके पास आज के लिए इतने ही सेंटेंस काफ़ी है। कल हम यहीं से 12 जो हमारा 12th जो एग्जाम्पल है यहीं से हम प्रारंभ करेंगे, क्योंकि ये देखिएगा कि हम जो और भी जो हमारे नियम हैं जो हमने छोड़ दिए हैं उन पे हम चर्चा करेंगे और साथ ही इन एग्जांपल्स को देखेंगे। नो आई रिफ्यूज़ टू कन, देखो बहुत लंबी लिस्ट है ये आपके, मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल की एक लिस्ट बना रखी है, इन पे हम चर्चा करेंगे। एक दो वीडियो और मैं इन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पे लेके आऊँगा। आज के लिए आपकी इतना काफ़ी है। कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और पूरे वीडियोस देखा कीजिए, उनके नोट्स बनाया कीजिए, जो भी डाउट हो वो आप पूछा कीजिए और मन लगा के अध्ययन कीजिए, डिसिप्लिन में अध्ययन कीजिए। टीचर आपको पढ़ा नहीं रहे इसका अर्थ ये नहीं कि आप पढ़ नहीं रहे हैं। बच्चा, आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका अपना कर्तव्य बनता है कि आप घर पे बैठ के इस समय का उपयोग करें और अध्ययन करें। आप अपने लिए क्या आधा घंटा नहीं निकाल सकते, क्या आप अपनी कक्षा के लिए आधा घंटा नहीं निकाल सकते? आपको हाफ ओवर तो अपने लिए निकालना ही होगा, चाहे वो आप रात में पढ़िए, चाहे दिन में पढ़िए, चाहे लंच टाइम पढ़िए, ये आपको पढ़ना ही होगा। क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ते हो तो इसमें नुकसान आपका है, क्योंकि आपके लिए कक्षाएं उपलब्ध करवाई जा रही है, तो उनका आप आनंद लीजिए और उनको घर बैठे अध्ययन कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।